Welcome to the 14th lecture of C Programming Basics to Ultimate course by Grow Your Grades। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर्स इन सी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या होता है सी के लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार स्ट्रक्चर का यूज क्या होता है और हम लोग को उसका जरूरत क्यों होता है। तो सपोज आप अगर स्टोर करना चाहते हैं यूजर आईडी, यूजर का नेम और उसका सैलरी एक सिंगल अरे में या फिर एक सिंगल होल्डर में, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि लेकिन जो नॉर्मल अरे होता है वो तो एक ही डेटा टाइप का होता है। सपोज अगर आपको यहाँ पे कोई एक कंपनी है जिसमें आपको एम्प्लॉय का यूजर आईडी, उसका नेम एंड उसका सैलरी स्टोर कराना है एक पर्टिकुलर अरे में या फिर एक पर्टिकुलर होल्डर में, तब आप कैसे स्टोर कराइएगा? क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल अरे होता है वो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का होता है, या तो पूरा इंटीजर ही होगा, या तो पूरा फ्लोट ही होगा, या तो पूरा स्ट्रिंग होगा। राइट। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करता है, एक पर्टिकुलर होल्डर को या फिर एक पर्टिकुलर अरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मेमोरी के अकॉर्डिंग कि इतना मेमोरी इंटीजर होल्ड करेगा, इतना मेमोरी स्ट्रिंग होल्ड करेगा एंड इतना मेमोरी फ्लोट स्टोर करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे जो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि हम लोग एक एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने एक आईडी लिया है, एक नेम लिया और एक सैलरी लिया है। तो बेसिकली आईडी जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, नेम होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा और सैलरी जो होगा वो फ्लोट टाइप का होगा। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आखिरकार स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं और उसको मेमोरी में एलोकेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड बेसिकली ये बताता है कि ये जो हम लोग ब्लॉक बनाने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर टाइप का है। राइट। और इसके बाद हम लोग अपने अकॉर्डिंग नाम देते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर का कि आखिरकार आप जो मेमोरी एलोकेट कराना चाहते हैं जिसमें आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कराएंगे, उसका नाम क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने केस में इसको एम्प्लॉय दे दिया है। फिर करली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपने बेसिकली को वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया कि आखिरकार मेरा जो एम्प्लॉय अरे है या एम्प्लॉय जो होल्डर है वो कौन कौन से मेमोरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो इंटीजर है सबसे पहला, तो सबसे पहले इंटीजर क्या होता है, 4 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई कर लेगा। उसके बाद नेम हम लोग स्ट्रिंग लेंगे बेसिकली, तो वो 20 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई कर लेगा और जो सैलरी होगा वो हमारा 4 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर और कुछ इस तरह से उसका मेमोरी एलोकेशन होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल्स क्या होता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को वेरिएबल्स का जरूरत होता है। अगर आप इसको एग्जांपल से समझे, सपोज हमारे पास एक अरे है बेसिकली, तो अरे को आप एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक इटरेबल बेसिकली यूज करते हैं। एक बेसिक अरे के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप कोई भी एक वेरिएबल, सपोज हम लोग आई कंसीडर कर लेते हैं, उसके मदद से हम लोग अरे को एक्सेस करते हैं। तो सिमिलरली हम लोगों को स्ट्रक्चर जो अरे है जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप का वेरिएबल्स वैल्यू स्टोर है, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को बेसिकली एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना पड़ता है। इसको हम लोग को प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आर नीडेड टू एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर ये जो तीन है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर मेंबर। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल को बनाते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी डिक्लेयर करने का दो तरीका होता है। सबसे पहला कि हम लोग स्ट्रक्चर जहाँ पे बना रहे हैं वहीं पे हम लोग उसका वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें। सपोज मैंने एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, इसके करस्पॉन्डिंग मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए मैंने दो वेरिएबल बना लिया है, एम्प्लॉय वन एंड एम्प्लॉय टू। तो ये हो गया आपका मेथड वन, कि पहला मेथड जिसमें स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। दूसरा मेथड होता है कि हम लोग जहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं वहां पे हम लोग नहीं उसके मेंबर को डिक्लेयर कर रहे हैं,
हम लोग कहाँ कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन के अंदर हम लोग कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर का नाम दिया है, उसके बाद जो हम लोग वेरिएबल नेम देना चाहते हैं। तो बेसिकली ये दो मेथड होता है किसी भी स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने में। तो आखिरकार कौन सा मेथड बेटर है, तो जो सेकंड अप्रोच है बेसिकली जो मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करने का स्ट्रक्चर वेरिएबल को, वो बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप मेन फंक्शन के बाहर ही अगर स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे, तो वो क्या होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। तो जो यूजर का जो कोई भी जो आपका ऐप या फिर कोई भी जो आपका आपका जो कोड है वो कोई एक थर्ड पर्सन या फिर कोई एक यूजर यूज कर रहा होगा, तो वो जो एम्प्लॉय होगा, मतलब अगर सपोज आपने 10 एम्प्लॉय के लिए वेरिएबल बनाया है, तो वो 10 से जब उसके एम्प्लॉय 20 हो जाएंगे तो उसको वो कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो वो उसको मैनुअली चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई यूजर है वो कोडिंग नहीं जानता है, तो वो कैसे फिर चेंज करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार हमको 10 से 20 कहाँ बढ़ाना है। तो इसके लिए अगर हम लोग मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और हम लोग वहां पर एक लिख देते हैं कि आप कितने एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं, तब हम लोग यूजर्स यूजर से ही वो एम्प्लॉय को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए हमारा सेकंड मेथड जिसमें हम लोग मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आखिरकार हम लोगों ने दो चीज कर लिया। सबसे पहला स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया, स्ट्रक्चर मेंबर्स बना लिया और उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल्स बना लिया। तो आखिरकार वेरिएबल्स के मदद से हम लोग स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं, तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आता है डॉट ऑपरेटर का। डॉट ऑपरेटर बेसिकली हम लोगों को हेल्प करता है स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के मदद से उसके करस्पॉन्डिंग मेंबर्स को एक्सेस करने में। तो सपोज अगर हम लोगों ने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, नेम नाम का एक स्ट्रक्चर मेंबर है, उसको हम लोग एम्प्लॉय वन नाम के वेरिएबल से एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग दिस डॉट ऑपरेटर। सो लेट्स गो एंड कोड दिस एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर इन डेप्थ मोर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले एक बेसिक सा सिंटेक्स लिख लिया सी प्रोग्रामिंग का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग कुछ भी नाम अपने से दे सकते हैं, तो मैंने अपने केस में इसको एम्प्लॉय दे दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर टाइप हम लोग ले लेते हैं आईडी, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कैर नेम ऑफ 20। इसमें हमारा क्या स्टोर होगा, नेम स्टोर होगा। और एक और ले लेते हैं फ्लोट टाइप का सैलरी, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया एम्प्लॉय नाम का और उसका 3 मेंबर बना दिया, आईडी, नेम एंड सैलरी। अब हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग यहीं पर इस जगह पे हम लोग डिफाइन कर दें स्ट्रक्चर वेरिएबल को, या फिर इस मेन फंक्शन के अंदर। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो इसीलिए हम लोग इसके अंदर इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे stru स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। उसके बाद जो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं, सपोज मैं एम्प्लॉय वन लिख देता हूँ, तो ये मैं मेरा क्या क्रिएट हो गया, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट हो गया। तो अब अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर वेरिएबल की मदद से इन सभी स्ट्रक्चर मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, यूजिंग दी डॉट ऑपरेटर। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ई एम पी वन लिखेंगे, फिर उसके बाद डॉट डालेंगे। तो जैसे आप डॉट डालेंगे तो आपको ये तीनों दिखाने लगेगा जो उसके स्ट्रक्चर मेंबर है। मतलब डॉट ऑपरेटर हमें यहाँ पे हेल्प कर रहा है इस वेरिएबल की मदद से कि आप कौन से मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज मैं आईडी को एक्सेस करना चाहता हूँ, आईडी मैं सपोज दे देता हूँ 101। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, emp1 डॉट नेम। तो नेम जो होता है बेसिकली उसको आप डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर यहाँ पे मैं लिखूं ग्रो योर ग्रेड्स, तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते ठीक है। मतलब ये अगर आप इसको कंपाइल करिएगा तो आपको कंपाइल टाइम यहाँ पर देखिएगा आपको एरर मिल रहा है, राइट। यहाँ पर आप देखिएगा
यहाँ पर बेसिकली, तो आपको यहाँ पर एरर मिल रहा है इस पॉइंट ऑफ कोड, इस लाइन ऑफ कोड में। तो जो नेम जो होता है हमारा स्ट्रक्चर में, कोई भी स्ट्रिंग जो डिफाइन हम लोग करते हैं उसमें हम लोग डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोगों को स्ट्रिंग कॉपी नाम का एक फंक्शन यूज करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोगों को उसके लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट एच, राइट। और हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको करने के बदले, इस लाइन को, इस कोड ऑफ लाइन को करने के बदले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर strcpy इस नाम का एक फंक्शन होता है। तो ये बेसिकली कौन सा फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है कॉपी द फंक्शन, कॉपी फंक्शन। तो ये क्या कॉपी करता है, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि आखिरकार हम लोग कॉपी किसमें करना चाहते हैं। तो हम लोग कॉपी करना चाहते हैं emp1 डॉट नेम में। और क्या कॉपी करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम लोग ये जो नेम हम लोग ने असाइन किया है ग्रो योर ग्रेड्स, इसको हम लोग इस एम्प्लॉय1 नेम में असाइन करना चाहते हैं, ये मतलब कॉपी करना चाहते हैं। अगर आप कंपाइल करिएगा तो आपको देखिएगा कोई एरर नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इसके बाद printf कर दूं, printf परसेंटाइल d emp1 dot id and printf percentile s emp1 dot name। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरा कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अब मैं इसको रन करता हूं, बेसिकली आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बेसिकली आउटपुट में मिल गया 101 जो हम लोगों ने आईडी दिया था और हम लोगों ने जो नेम असाइन किया था। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने से वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन आप स्कैनफ फंक्शन की मदद से यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग डॉट ऑपरेटर की मदद से किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करते हैं यूजिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर मेंबर को बनाने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर जो वेरिएबल है उसको बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक पूरा लाइन लिखना पड़ता है, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय देन emp1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप डेफ। टाइप डेफ बेसिकली क्या करता है, हमारे जो इतना जो बॉयलर प्लेट कोड है, बॉयलर प्लेट कोड क्या बोलते हैं, जो हम लोगों को बहुत लिखने का जरूरत नहीं होता लेकिन हम लोग फिर भी उसको लिख देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली बॉयलर प्लेट कोड। तो ये जो स्ट्रक्चर एम्प्लॉय है इसको लिखने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, मतलब ये आप देख सकते हैं कि बहुत आपके लिए, मतलब आप मतलब अगर आप 10 वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको 10 बार ये लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होगा। तो इसके लिए हमारे पास टाइप डेफ होता है। टाइप डेफ बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग अपने कंपाइलर में देख लेते हैं आखिरकार इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर के आगे हम लोग लिख देंगे टाइप डेफ। तो टाइप डेफ की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर एम्प्लॉय है इसका हम लोग एक शॉर्टकट डाल सकते हैं। सपोज मैं शॉर्टकट में डाल देता हूँ emp। ठीक है, तो emp बेसिकली क्या बोल रहा है, emp का मतलब हो गया ये, यही चीज स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर एम्प्लॉय लिखने के बदले मैं क्या लिख देता हूँ, emp लिख देता हूँ। अगर मैं अभी भी कोड को अगर रन कराऊंगा तो आप यहाँ पे कंपाइलर अगेन थोड़ा टाइम ले रहा है कंपाइल करने में बेसिकली। तो यहाँ पर आप अगेन देख सकते हैं हमें आउटपुट में 101 एंड ग्रो योर ग्रेड्स मिल गया। तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप डेफ इन स्ट्रक्चर ऑल्सो। So thanks for watching. Do like, share and subscribe to our channel Grow Your Grades, and don't forget to visit to our website which having some amazing courses and some more interesting courses are also going to upload very soon. So again, thanks for watching.